नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। अपने खास कार्यक्रम डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने चुनौतियों का अंबार है। मध्य प्रदेश में शिव का तांडव खत्म हो गया है और मोहन की लीला चलेगी। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए वित्तीय संकट भी उनके सामने रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना, 450 रुपये में गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि और एमएसपी पर गेहूं और धान खरीदने की घोषणा की थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीट के साथ बम्पर जीत दर्ज की है। अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है योजनाओं को चलाने और घोषणाओं को पूरा करने के लिए बजट को जुटाने की। जानकारों का मानना है कि सरकार की आय की तुलना में खर्च बहुत ज्यादा है। ऐसे में नई सरकार को राजस्व बढ़ाने के विकल्प पर ध्यान देना होगा। और साथ ही बात करें कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को अभी 1250 रुपये मिल रहे हैं। इसकी 7 किश्तें दी जा चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के दौरान 1250 रुपये को 3000 रुपये तक करने का ऐलान किया है। यह राशि करीब 1,31,00,000 महिलाओं को दी जा रही है। और वित्तीय बोझ से दबे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री क्या यह वादा पूरा कर पाएंगे? प्रदेश सरकार के कर्ज का बोझ उसके सालाना खर्च से भी ज्यादा यानी करीब 3,31,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इसमें मूलधन के अलावा लगभग 25,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज देना पड़ रहा है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार का राजस्व आय 2,03,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि व्यय 2,02,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के सामने घोषणाओं को पूरा करने के साथ ही कर्ज को चुकाना भी बड़ी चुनौतियां होंगी। और भी बहुत सारी चुनौतियां होंगी वित्तीय भार को लेकर के, चाहे बिजली की बात करें, हम गैस सिलेंडर की बात करें, सब्सिडी की बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर बहुत सारी चुनौतियां सामने आने वाली हैं। और उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, कैसे मध्य प्रदेश के विकास में उनका क्या योगदान रहेगा, और ये चीज़ें जो चुनौती बन के सामने आने वाली हैं, इन चुनौतियों के रूप में कैसे उनका सामना करते हुए प्रदेश का विकास करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, तमाम सवालों के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजराज सिंह जी। ब्रजराज जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन दुबे जी। नितिन जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप भदौरिया जी हमारे साथ हैं। दिलीप भदौरिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा ब्रजराज सिंह जी। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं, कल शपथ ग्रहण हो जाएगा और उसके बाद में तमाम जिम्मेदारियां उनके सर आ जाएंगी, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के वो राजा कहलाएंगे। मध्य प्रदेश की प्रजा की जिम्मेदारियां उनके ऊपर होंगी। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारियां, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश में। जिस तरह से वित्तीय भार की हम बात कर रहे हैं, योजनाओं के संचालन की, तो मेरा बिल्कुल सीधा और स्पष्ट सवाल है कि क्या वो योजनाएं जो वर्तमान में संचालित हो रही हैं, वो योजनाएं निरंतर रहेंगी या उनमें से किन्हीं योजनाओं को ब्रेक कर दिया जाएगा? किस तरह की रणनीति सामने लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार? अक्षरश जो भी संकल्प लिखा हुआ है वो पूर्ण किया जाएगा। 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने संकल्प पत्रों में जितनी बातें की थी, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो आबतर हटाने की हो, ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो वो लगातार करते आ रहे हैं। और ये डबल इंजन की सरकार है सूरज जी। भी कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, जनता के हित के कार्य हैं। ये आप देखिएगा, निरंतर तेज गति से चलेंगे। मध्य प्रदेश जनता ने बहुत बड़ा जनमत दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी पूरी तरीके से अपने आप में क्लियर है कि हमें लग के दिन रात मेहनत करके इस प्रदेश को मारूथा आज 10वीं जो हमारी शक्ति है इकोनॉमी की, उसको 5वें नंबर पे लेना है और मध्य प्रदेश को पूरे देश में एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना। ठीक है, मध्य प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य होगा और ये चुनौती भी यही होगी। बाद में वापस आता हूं आपके पास में। नितिन दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगा। विपक्ष की भूमिका होने के नाते मध्य प्रदेश की जनता ने जिन योजनाओं के लिए, जिन घोषणाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, और अब मुख्यमंत्री जब शपथ ले लेंगे, सदन में जाएंगे, तो विपक्ष की पहली भूमिका क्या होगी और वो बातें जो जनता के सामने रखी गई हैं, जनता तक उनका लाभ मिले, ये विपक्ष की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए आपकी क्या रणनीति है? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार के
युवा मुख्यमंत्री और दूसरी पंक्ति के मुख्यमंत्री, और हमारे मध्य प्रदेश के लिए बड़े शुभ संकेत, युवाओं के लिए, ऊर्जावान लोगों के लिए जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, मोहन यादव जी के आने से उस पैनल को हर दल में एक उम्मीद बंधी है। ये बहुत अच्छी सच्चाई है और जी। ये निर्णय बड़ा मुझे पसंद आया, ना जाने क्यों। हम्म। अब दूसरी बात यह है कि मोहन यादव जी के सामने चुनौती क्या है। जी। तो सबसे बड़ी चुनौती मोहन यादव जी के सामने है मध्य प्रदेश के जो खजाने का उल्लेख आपने किया, जो जी। खाली पड़ा है, हम्म। जिससे लोगों का विकास होगा, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, और जो वचन पत्र दिया है, जो वादे किए हैं, उनको पूरा कैसे करेंगे आप? पैसे से करेंगे। जी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने हम्म। जिस तरह रेवड़ी बांटी है चुनाव के समय पे, और मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को करीब 45-46 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्ज है हमारे ऊपर। हम्म। लेकिन जो है, इससे भी बड़ी बात है जी। कि समाज का जो विकसित चेहरा हमारे सामने आ रहा है हम्म। कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दिए, हम्म। और अपने अपनों को भ्रष्टाचार करने का अधिकार, हम्म। ये पिछली शिवराज सरकार में बहुत हुआ है। जी। सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में जो जनता पीड़ित थी और एकदम जो कांग्रेस का माहौल बना था, हम्म। उसके पीछे एक ही बात थी, वो था भ्रष्टाचार। शिवराज सिंह के भ्रष्टाचार से लोग टूट चुके थे पूरी तरह से। हम्म। और अब देखिए आप, शिवराज जी की लगातार नोटंकी चालू है। इसे कहते हैं शिवराज जी का सौम्य विरोध प्रदर्शन। अब क्या आवश्यकता है कि महिलाओं को कैमरे के सामने अपनी छाती से चिपका के रुलाने की? हम्म। आप ये कितना इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं? हम्म। ये सब अंदर की चीजें होती हैं। अगर आपके साथ कोई भावनाएं, संवेदना भी कोई व्यक्त कर रहा है, हम्म। तो ये अंदर की बातें होती हैं। हम्म। और रो रही हैं कि साहब वो शिवराज जी उनको चिपका रहे हैं कि वो चाहते थे मंत्री, लेकिन ये क्या होगा, तो हमने आपको दिया। और शिवराज जी इस बात को आदेश लगा रहे हैं। इसका मतलब उस ब्रिटिश वर्ग का शिवराज जी समर्थन करते हैं। ठीक है। लेकिन शिवराज जी एक बड़े मंजे हुए नेता हैं। हम्म। वो फ्रंट पे आके विरोध नहीं करेंगे हम्म। ताकि बयान से आहत हो जाए कोई। हम्म। उनकी जो एक्टिविटीज हैं, जी। वो ये नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री में रहूं, हाँ। वो ये चाहते हैं कि मेरा जो पद है, हाँ। मेरी जो स्थापना मैंने अपनी मेहनत से की है, हाँ। मुझे वो मुकाम भारतीय जनता पार्टी में मिले। चलिए। ऐसा नहीं हो जी। कि जो और लोगों को पर कतरे गए हैं, हाँ। मुझे भी एक तरह डस्टबिन में डाल दिया जाए। चलिए ठीक है नितिन लेकिन जी, मोहन यादव जी हालांकि के मैंने सामने मेरा जो सवाल भ्रष्टाचार, था, अपराध, ये सब चुनौतियां जी। हैं, और मुख्यमंत्री से उम्मीद है हाँ। कि वो इन चुनौतियों का सामना करते जी। हुए जी। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश में शासन दे, चलिए। हाँ। और शिवराज जी के जो घोटाले हैं, हाँ। उनका भी खुलासा करें। चलिए। उनकी जो जांच चल नहीं, रही है, वो चाहे जिम्मेदारी तो मामला आपकी होगी, लोकायुक्त वो में है, जिम्मेदारी तो आपकी होगी, विपक्ष की नहीं, जिम्मेदारी हम होगी। उसको देखो सदन में भी और सड़क पे भी उठाएंगे। जी। लेकिन मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे हैं, जी। तो उन्होंने जो शिवराज जी ने जो भ्रष्टाचार किए हैं, हाँ। उनको एक कुशल मार्गदर्शक चलिए। और एक संघ का ठीक है। उच्च श्रेणी का मुख्यमंत्री होने के नाते उस पर भी कार्रवाई करना चलिए ठीक है, चाहिए। तब बहुत अच्छी मिशन बात पूरा लगी होगा। आपकी, जिस तरह से आपने कहा तब कि मोदी मिशन आपने पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के फैसले का स्वागत किया, कि अच्छा लगा आपको। आपने कहा निजी तौर पर बहुत प्रसन्नता हुई आपको, मोहन यादव जी का नाम की जब घोषणा हुई तो आपको निजी तौर पर प्रसन्नता हुई, अच्छी बात है। हालांकि मेरा सवाल यह था कि जनता के लिए जो घोषणाएं की गई वो पूरी करने में आपकी क्या भूमिका होगी, वापस आऊंगा आपके पास में। लेकिन अभी उससे पहले दिलीप भदौरिया जी, आपके पास आना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की सब्सिडी देने में लगभग 6,000 करोड़ का भार आएगा। लाडली बहनों को 1250 रुपए की राशि देने में करीब 19,000 रुपए करोड़ का भार आएगा, और यह राशि बढ़ाने पर भी भार बढ़ेगा। लाडली बहनों को गैस सिलेंडर 450 रुपए की सब्सिडी देने पर 270 करोड़ रुपए का भार आने वाला है। किसान सम्मान निधि राशि में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी करने पर भी 5,000 करोड़ का भार आएगा। ये सब पूरा करना है। एक बात अभी और है जो बाकी रह गई कि लाडली बहनों को पक्के मकान दिए जाएंगे। तेंदुपत्ता का जो मानक है वो 4,000 रुपए रखा गया है। सरकार गेहूं 2,700 रुपए और धान 3,100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। गरीब कल्याण अन्न योजना में गेहूं, चावल, दाल के साथ सरसों तेल और चीनी भी देने की बात कही गई। ये तमाम योजनाएं, तमाम घोषणाएं जो कही गई हैं, इनको पूरा करने में कहीं ना कहीं वित्तीय भार बढ़ेगा, वित्तीय बोझ बढ़ेगा मध्य प्रदेश के ऊपर। इस स्थिति में जब हम मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश उत्पादक राज्य पूर्ण रूप से नहीं है, उपभोक्ता राज्य भी है। ऐसी स्थिति में सरकार कैसे इन सब चीजों को पूरा कर पाएगी, और मोहन यादव के सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों का सामना कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं
उनको हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा। और रही बात ये कि उससे अब हम मुद्दे की बात पे आए, उससे पहले मैं ये दो बात कहना चाहूँगा जी कि जो भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व जो है, जो पूरी मतलब आश्चर्यजनक जो खबरें दे रहा है वो जी और निर्णय ले रहे हैं। मुख्य बिंदु ये है कि निर्णय लेने की क्षमता देखिए आप कितना। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए तो मोदी के विष्णु हैं, हाँ आप मध्य प्रदेश आ जाइए तो मोदी के मोहन हो गए, हाँ और इसके बाद रह जाता है भजन, जी तो राजस्थान में मोदी के भजन भी हैं। जी बिल्कुल। मतलब किस तरीके से उन्होंने पूरा मैनेज किया है, खास तौर से ये जातियों को लेके तीन तीन जातियों को हर राज्य में बैलेंस किया है उन्होंने जी। क्योंकि निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने पे लोकसभा चुनाव को जीतना है उनको, और उसमें मुझे नहीं लगता। और हम वापस आते हैं कि चुनौतियों पे, तो मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो निश्चित रूप से उनके जहन में ये बात तो निश्चित है कि मध्य प्रदेश का खजाना खाली है और चुनौतियां अधिक हैं। तो उसके लिए तो एक ही वो होगी लाइन, जिसने चोंच दी है चुगा भी वही देगा। सही बात है। और ये बात कहीं ना कहीं ये सार्थक हो जाएगी जी। इनको चुनौतियां कुछ नहीं मिलेंगी रास्ते में, पूरा काम स्मूथली हो जाएगा जी। पहले भी होते आए हैं सारे काम। हाँ। वजह ये रही कि भाई घोषणाएं होती गई, काम चलते रहे, घोषणाएं होती रही, काम करते रहे, लेकिन अब चूंकि जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है, हाँ। भर भर के आशीर्वाद दिया ये कह सकते हैं। हाँ। जब जनता ने आशीर्वाद दिया है तो आपको सिलेंडर तो 450 में देना ही पड़ेगा। हाँ। और देंगे ये। हाँ। देंगे भी। कुछ बड़ी योजनाएं ऐसी हैं कि जिनमें समय लग सकता है, लेकिन सिलेंडर वाली बात हम कहें, बिजली वाली हम बात कहें, तो मुझे नहीं लगता कि जनवरी से आगे ये बढ़ाएंगे कहीं। जनवरी में ही ये चीज़ों को अमलीय जामा पहनाना शुरू कर देंगे ये। हाँ। और मोहन यादव जी एक बहुत मतलब ऊर्जावान नेता हैं और संगठन पे जो उनकी पकड़ है जी, शुरू से ही, वो जब कभी मैंने आज पेपर में बहुत पुराना इनका फोटो देखने को मिला, जब ये उज्जैन जिला महासचिव हुआ करते थे, हाँ। तब का फोटो देखा आडवाणी जी के साथ खड़े हुए। जी हाँ। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये कार्यकर्ता तो बहुत पुराने हैं। हाँ। निश्चित रूप से अभी दूसरी पंक्ति के एक बड़े कार्यकर्ता को आपने हाँ। एकदम जनता को आश्चर्यचकित कर दिया। कल तो तीसरी पंक्ति में नजर आ रहे थे। हाँ, जो तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, फोटो में भी दिखाई दे रहा है। जी जी जी। उनको बुला के उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और वही आज मैं देख रहा था चैनल पे, राजस्थान की जो खबरें चल रही थी, हाँ। उसमें भी वैसा ही फोटो बनाया गया था। हाँ, बिल्कुल। और उनकी वो राजस्थान में तो चौथी पंक्ति में बैठे थे। हाँ जी। तो मतलब ये कुछ समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल। जैसे कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में समझ में नहीं आया ना, हाँ। तो अब तो कोई कह ही नहीं सकता कि कौन क्या होगा। हाँ। बिल्कुल नहीं कह सकता साहब। और इनकी चुनौतियां बहुत आसानी से ये पूरी करेंगे जी, और अच्छे से सरकार चलाएंगे और पूरी दमखम से सरकार चलाएंगे। ये बिल्कुल सही ये कहा निश्चित आपने। है। बिल्कुल सही कहा कि दमखम के साथ सरकार चलाएंगे। 163 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में। हालांकि जो चीज़ें आपने कही कि राजस्थान में हम देखें कि राजस्थान में पहली बार के विधायक चुने गए, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जी। बहुत सारे वरिष्ठ थे, कई नामों पर कयास चल रहे थे, मध्य प्रदेश में भी कई नामों पर कयास चल रहे थे। हालांकि विषय पर हम वापस आएंगे और विषय पर रहते हुए ब्रजराज सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि नितिन दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही, विपक्ष मतलब एक मैं ये कह सकता हूँ कि अन्यथा ना लिया जाए मेरी बात को, तो विपक्ष की भूमिका के नाते जो उन्होंने कहा, बहुत समझदारी की बात कही, तारीफ की उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निर्णय की, स्वागत किया कि एक युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिला है, मध्य प्रदेश को युवाओं की आशा पूरी करने वाला मुख्यमंत्री मिला। हालांकि विपक्ष की भाषा ऐसी नहीं होती है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए चुनौती की जो हम बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बहुत सारी चीज़ें गिनाई कि कहाँ कहाँ कितने हज़ार का चीज़ें आएंगी, एक बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश, मैंने अपने एक शब्द में और कहा है कि हम उपभोक्ता राज्य हैं, उत्पादक राज्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाए हैं। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता क्या होगी? कर्ज उतारना होगा, उपभोक्ता से का जो लेवल है उत्पादक की ओर जाना होगा, या फिर मध्य प्रदेश की जनता के लिए और कुछ चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है? सूरज जी, पहले आपकी पहली बात का साधुवाद नितिन दुबे जी। आज आपके साथ में इतनी डिबेट करने के बाद आज पहली बार आपके मुख से
बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात निकली। विश्वास कीजिए, अगर आपके जैसे 10-5 लोग भी कांग्रेस में हो गए तो कांग्रेस की स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। रही बात चुनाव प्रचार प्रसार की, उस समय जो आपने कहा वो अपनी जगह उचित था, लेकिन सूरज जी यहीं से एक बात समझिए आप, जी। और भदौरिया जी की सारी बातें जो आप सुनेंगे उनका सार यही कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लगभग 10 साल आगे चल रही है हर चीज में, हमारी नीति में, हमारी नियत में, हमारी सोच में, हमारी डिलीवरी में, हमारे इम्प्लीमेंटेशन में। हमारे प्रधानमंत्री संसद से खड़े होकर कहते हैं कि हाँ, मैं नेहरू जी की लाइनेज को आगे बढ़ा रहा हूँ, हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा हूँ, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो जीएसटी हो, खुलेआम अच्छे से कहते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि उनके पास आइडिया था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। इम्प्लीमेंटेशन था तो वो भ्रष्ट था। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मॉन्टेग सिंह अहलियावालिया ने कहा था कि मैं साइबर इंटरनेट जो है गांव गांव तक पहुंचा दूंगा। 2014 में 49% की रिपोर्ट थी उसकी, आज 99.9% है। 9 साल हमको भी लगे करने में, लेकिन हम उसको पूर्ण रूप से स्थापित किया। अब आप आइए कि हमने जो वादे किए हैं, संकल्प किए हैं, वो कैसे हो। कभी टॉप उसमें थी फ्रेजाइल में इकोनॉमी, 2014 के बाद से आज नंबर 5 है इकोनॉमी, 7.5% की ग्रोथ रेट है, मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, वो पैसा सर्कुलेट होकर इकोनॉमी में आ रहा है। इनकी लाख कोशिश के बावजूद भी अदानी अंबानी दुनिया भर में व्यापार कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री हर मंच से लोगों से कहते हैं मेड इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, अभी तो उन्होंने कहा वेड इन इंडिया। तो हमारी सोच, हमारी व्यापार की जो हमारी नीतियां हैं वो बहुत क्लियर है, सबके सामने है। आप देखिएगा कि बिना कर्जा भी उतरेगा, इकोनॉमी का पहिया भी चलेगा, संकल्प पत्र भी पूरे होंगे, और मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, ये हमारी 2 मुख्य लाइनें थी जी। जिस पर हमको इतना बड़ा जन आशीर्वाद मिला है। सूरज जी विश्वास कीजिए, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। आप धीरे धीरे देखिएगा। भदौरिया जी आपका साधुवाद कि आपने बहुत प्रमुखता से एक बात कही कि चीजें इंप्लीमेंट होंगी, चीजें चुनौतियां पूर्ण होंगी। जितना आज नितिन दुबे जी ने हमारी तारीफ इस बात से की है कि हमने ऊर्जावान मुख्यमंत्री दिया। ये ऊर्जावान मुख्यमंत्री हमने इसलिए दिया क्योंकि हम आगे की सोच के चल रहे हैं। हम लोगों को, योग्य लोगों को आगे लेके आ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं परफॉर्म करिए या पेरिश हो जाइए। परफॉर्मेंस हमारे लिए की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट रूप से कहते हैं वी बिलीव इन द पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड। हमने 18 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया था, 5 साल बाद हम फिर रिपोर्ट कार्ड देंगे। अगर हम कोई चीज पूरी नहीं कर पाएंगे तो कोई कारण होगा, अन्यथा चुनाव में मिलेंगे तब आपको मैं एक चीज गिनाऊंगा कि ये हुआ है। सही कहा आपने कि ये चीज़ें होंगी, और आपने अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, साधुवाद दिया है, और साथ ही जैसा कि भदौरिया जी ने जो बातें कही हैं उनके लिए भी आपने संप्रेषित किया है अपनी संवेदनाएं और अपनी भावनाएं प्रेषित की हैं। लेकिन यहाँ एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, वापस आऊँगा आपके पास में। नितिन दुबे जी, आपकी बात का स्वागत किया गया है। एक मैं सशक्त या मजबूत तो नहीं, ये कह सकता हूँ समझदार विपक्ष, एक समझदार विपक्ष की भूमिका होने के नाते आपने जो बातें कही हैं, क्योंकि अब सदन में जाएंगे, सदन में कांग्रेस की जो भूमिका होने वाली है उस भूमिका को लेकर भी, और जहां जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि मोहन यादव के सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं और उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, प्रदेश का विकास कैसे करेंगे, इसमें जितनी भूमिका सरकार की होने वाली है उतनी ही भूमिका विपक्ष की भी होने वाली है। क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार के काम की खामियों को गिनाते हुए उन्हें दूर करके सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ जनता तक पहुंचे। इसके लिए ये जो चीज़ें हैं, जैसा मैंने कुछ योजनाएं गिनाई हैं, 100 यूनिट बिजली पर 100 रुपए की सब्सिडी वाली बात कही, लाडली बहनों की राशि की मैंने बात कही, गैस सिलेंडर की मैंने बात कही, आवास की मैंने बात कही, किसान सम्मान निधि की मैंने बात कही। तो ये जो तमाम चीज़ें, तेंदुपत्ता पर 4,000 रुपये देने की बात कही है, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये जनता के हित की बात हैं। यदि ये जनता को नहीं मिली
जैसा कि हालांकि भदौरिया जी ने कहा कि धीरे धीरे शनय शनय सारी चीज़ें पूरी होंगी, लेकिन तब भी आपकी भी, जैसा मैंने कहा कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, तो आपकी जिम्मेदारी के नाते ये आपको तय करना पड़ेगा कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने घोषणाएं की हैं सरकार में आ जाने के बाद में, सरकार में बने रहने के साथ में, वो जनता को सीधे और जल्द मिले। उसके लिए आप किस तरह से सरकार को सचेत करेंगे? देखिए, अभी विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा और नेता प्रतिपक्ष मनोनीत होंगे। हाँ, उसके बाद जो है कांग्रेस की भी अपनी तैयारी रहेगी। जो जो वादे मध्य प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उन सब वादों का हिसाब लिया जाएगा। उन वादों को पूरा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी जी। और हम 5 साल नहीं 5000 साल भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। आप ऐसा क्यों क्योंकि सोचते हैं कि कांग्रेस कभी की सत्ता में नहीं आएंगे? नहीं नहीं, हाँ। एक बात बताते हैं। जी जी एक बात बताते हैं, हमारी जी। ऊर्जा का आपको उदाहरण देते हैं। जी जी जी। हम आपसे ये कहते हैं कि कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं है। हाँ किसी मुद्दे को आज भी सबसे जमीनी लोग, जी। सबसे जमावट वाली पार्टी कांग्रेस ही है। गांव गांव में सर्वव्यापी कांग्रेस, जहां 100 गांव, 100 आबादी है, 100 की आबादी, 50 घर है, ढीले टबुओं तक में कांग्रेस का नाम है। आप कांग्रेस को इसने छोटे स्तर पे नहीं लो। अब मिस कॉल से सदस्य बन के अपने आप को एक डाटा इकट्ठा करके दिखा देना अलग बात है, लेकिन दिल में मिस कॉल पैदा करना ये अलग बात है। कांग्रेस इस देश की बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सर्वमान्य पार्टी है। हर देश में कांग्रेस को जाना जाता है। आज मोदी जी का शासन है, हर राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलेगा। स्वागत करने के तरीके अलग अलग हो गए, मुद्दे अलग हो गए हैं, सोशल मीडिया आ गए, उसको डेकोरेट करके दिखाया जा रहा है। वो दौर था राजीव जी का, इंदिरा जी का, जब सोशल मीडिया नहीं होता था, मीडिया इतना आगे नहीं था। तो ऐसा नहीं है। इस देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में सभी की भूमिका है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने वादे पूरे करें। लाडली बहना को जो लाभ की बात की गई है 3,500 की, वो होना जरूरी है। सिलेंडर के जो दाम है, किसानों की जो सुविधाएं हैं, इसके अलावा जो पीएम आवास, जो बड़े रूप में मध्य प्रदेश में जिसमें घोटाले हुए हैं, सक्षम लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि केंद्र की जो योजनाएं, चाहे वो पीएम आवास हो, किसान सम्मान निधि हो, वो उसका लाभ उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मिलना चाहिए जिस पंक्ति के लिए वो योजना बनी है। अगर मोहन यादव दूसरी पंक्ति के व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो वोट डालने वाला तीसरी पंक्ति का व्यक्ति उन योजनाओं को लाभ ले, तभी ये सार्थकता होगी। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस का मजबूत संगठन इस लड़ाई को, अगर मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल हुआ, जो पुरानी सरकारों ने किया, वो अगर ये सरकार करेगी, तो हम सड़क पे आके विरोध करेंगे और जनता के सामने उस बात को ले जाएंगे। देखिए, ये वादा पूरा नहीं हुआ, देखिए ये वादा पूरा नहीं हुआ, तो लड़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, ये भले ही विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन 2024 की रणनीति बन चुकी है और पूरे मारक तरीके से, पूरे जनहितैषी मुद्दों के साथ, जो इनसे खामियां रह जाएंगी, जो ये कर नहीं पाएंगे, उन बातों को लेकर भी हम जनता के पास जाएंगे। और जो ये कर रहे हैं उसमें अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और उसमें अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस बात पर भी कांग्रेस प्रमुखता से विरोध दर्ज कराएगी। ठीक है, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस की जो भूमिका है, विपक्ष की भूमिका है, आपने कहा जमीन से जुड़ा हुआ संगठन है, पुराना संगठन है, सारे देशों में जाना जाता है, अच्छी बात है। और आपने जो बातें कही कि सड़क से लेकर सदन तक आपकी लड़ाई जारी रहेगी जनता के हितों की, बहुत अच्छी बात है। जनता के हितों के लिए लड़ना चाहिए। सशक्त विपक्ष और मजबूत विपक्ष की यही भूमिका होती है। दिलीप भदौरिया जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं कि ये जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, जनता की अपेक्षाओं को लेकर के, सरकार की कार्यशैली को लेकर के, मध्य प्रदेश के वित्तीय बजट, वित्तीय स्थिति को लेकर के कल शपथ होने वाली है। शपथ के बाद में ये तमाम चीज़ें जारी हो जाएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि कितने मंत्री साथ में शपथ ले रहे हैं और उसके बाद में मंत्रिमंडल की बात होगी। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों के साथ जनता की अपेक्षाएं, जनता की बात, लाडली बहनों की बात, किसान भाइयों की बात, युवाओं की बात, इन सब के बीच में मोहन यादव की भूमिका क्या होनी चाहिए, आपसे जानना चाहता हूँ। सूरज जी, मैंने पहले भी कहा था कि एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, ठीक है ना। मोहन यादव चूंकि पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे, युवाओं का दर्द उनको मालूम है, युवाओं के लिए क्या करना चाहिए ये भली भांति जानते हैं जी, ठीक है।
जानते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो यूथ को जाने और उसके लिए कुछ काम ना करे। जी। ऐसा संभव मैं तो नहीं मानता हाँ। कि ऐसा कोई कर पाएगा। हाँ। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे शिवराज सिंह, उन्होंने जो नस पकड़ी, लाडली बहना योजना लॉन्च की, उन्होंने उस पर काम किया उन्होंने। वही अब युवाओं के लिए, युवाओं को साथ लेके चलने की बारी है आजकल के माहौल में देखा जाए तो, क्योंकि आने वाले 5 साल कठिन भी रहेंगे। हाँ। और विपक्ष को ये करना चाहिए, सारी हार जीत जो होनी थी वो हो चुकी है। हाँ। एक सशक्त और एक स्वस्थ विपक्ष के रूप में सामने आना चाहिए जी। और बजाय ये कि अब ठीक है, जितना आशीर्वाद जनता ने आपको दिया उस पर संतुष्ट होइए। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2024 की हमारी रणनीति बन चुकी है। जी। आपकी तो रणनीति बन चुकी है। उधर शिवराज सिंह चौहान ने 4 तारीख से लोकसभा चुनाव का काम चालू कर दिया। जी। तो वो 24/7 वाले हैं भाजपा वाले। जी। आपकी रणनीति बनती रहेगी। आपका भी प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ। जो हो जाना चाहिए। मैंने आपको याद है, आपको सूरज जी, आप भी ये चैनल पे मैंने 4 तारीख को यही बोला था जी कि सबसे पहले कमलनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए जी और नए कोई ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। हाँ। जो कि संगठन के लिए काम करे। कांग्रेस में संगठन में कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 साल में जी। और फिर मैं वही कह रहा हूँ जो कहा था कि 4 साल ये बैठे रहेंगे। हाँ। जो चुनावी वर्ष आएगा हाँ। तो वहां कूद फान मचाएंगे। हाँ। तो इसलिए ये करने की बजाय बड़े प्यार से सीख लो। हाँ। मतलब भाजपा दूसरी पार्टी से सीखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। अगर कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है, कोई उनकी योजना अच्छी चल रही है तो उससे सीखना चाहिए। कोई काम अच्छा कर रहा है, सीख लो कि भाई संगठन में अपने को कैसी मजबूती से पेश आना चाहिए। संगठन जब तक जिसका नहीं होगा, निचले स्तर तक, बूथ लेवल तक की हम बात कर रहे हैं जी, अगर आपका संगठन मजबूत नहीं है तो निश्चित मान के चलिए कि आप कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सही है कि संगठन में मोहन यादव जी की चुनौतियां मैं आपको दोहराना चाह रहा हूं कि चुनौतियों को बहुत अच्छे से टेकल कर ले जाएंगे वो। और चुनौतियां कभी सामने नहीं आएंगी कि ये भी कोई चुनौती थी। हाँ। वो सभी लोग उनके साथ रहेंगे। बस हाई कमान से एक चीज ये और उनके लिए कर दे कि उनको जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार करना है उनको फ्री हैंड उसके लिए फ्री हैंड दे दे वो। तो क्योंकि जाहिर सी बात है भाई जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे 18 साल तक राज किया। हाँ। वो फ्री हैंड रहे बिल्कुल। हाँ। उन्होंने अपने मनमाफिक मंत्रियों को बनाया जी और उनसे काम करवाया। तो वही इनको भी फ्री हैंड देना चाहिए जी और संभवतः फ्री हैंड मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी। चलिए ठीक है, जैसा मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल फ्री हैंड मिलेगा। अपने हिसाब से मंत्रिमंडल बनाएंगे और फिर मध्य प्रदेश की जनता के अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करेंगे। साथ ही जो घोषणाएं हुई हैं, जो वादे किए गए हैं, जो संकल्प लिए गए हैं, उनकी पूर्ति होगी। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि कोई चुनौती नहीं होगी, लेकिन वित्तीय स्थिति मध्य प्रदेश की जो है, हो सकता है जैसा आपका एक शब्द था कि जिसने चोंच दी है वही दाना भी देगा, वही चुग्गा भी देगा। तो अब जिसने बिठाया है वो इन संकटों को भी, इन चुनौतियों को भी दूर करेगा। और हाईकमान भी कहीं ना कहीं अपनी मध्य प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी को देखते हुए, डबल इंजन की सरकार जी बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार जो है वो स्पीड से चलेगी, उसको गति मिलेगी। हालांकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। ब्रजराज सिंह जी, नितिन दुबे जी और दिलीप भदौरिया जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात आ रही है चुनौतियों की कि मोहन के सामने चुनौतियों का अंबार है। ये चुनौतियाँ कैसे पूरी होंगी, इन चुनौतियों के लिए किस किस तरह की बातें सामने आएंगी और क्या ये जो यदि वित्तीय संकट यदि आएगा, घोषणाओं को पूरे करने की बात यदि आएगी तो वो कैसे पूरे होंगे, जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को निरंतरता, गति कैसे मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।